आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी हिंदी में बोले तो कहेंगे वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। तो अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए। यानी मेंडल ने आखिर मटर के ही पौधे को क्यों चुना था, ये बात हमको बताना है। तो देखिए, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने में कई प्रकार के लाभ हुए हैं, उनमें से एक एक करके हम लोग उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। पहला लाभ देखिए, कह रहा है यह एक वर्षीय पौधा है, वे इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। तो चूंकि मटर का पौधा एक साल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, इसलिए इस पौधे को बगीचे में उगाना बहुत आसान था। इस वजह से मेंडल अपने प्रैक्टिकल को आसानी से कर पाए। कह रहा है इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप यानी अल्टरनेट फॉर्म देखने को मिले। तो जो मटर का पौधा था, इसमें एक लाभ ये देखने को मिला कि इसमें बहुत प्रकार के विकल्प थे, जैसे पेड़ का लंबा होना तो साथ में बौना होना, अगर सफ़ेद रंग का फूल है तो नीले रंग का फूल है, अगर फली चपटी है तो फूली हुई भी है, अगर बीज गोल है तो झुर्रीदार भी है, अगर गोल बीज का जो कलर है उसमें भी वेरिएशन है। इसी तरह के बहुत सारे इसमें देखने को वेरिएशन मिले, वैकल्पिक रूप मिले, मतलब अल्टरनेट फॉर्म मिले। तो हम कई तरीके से इन प्रैक्टिकलों को करके उसके परिणाम तक पहुंच सकते थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। तीसरा नंबर कह रहा है इसके स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। तो ध्यान दीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ यानी स्वपरागण हुआ, यानी अपने पौधे उसी बीज के पौधे उसी पेड़ में नर और मादा फूल में नर पौधे का पराग कण निकाल के मादा पौधे की वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर डाला गया। तो इस वजह से उस पेड़ के जो लक्षण थे वो लक्षण हमारे प्योर बने रहे, शुद्ध बने रहे, कहीं दूसरे पौधे के लक्षण उसमें मिक्स नहीं हो पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक था कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो मटर का पौधा था उसमें अवांछित जटिलता नहीं आ पाई, मतलब कि किसी प्रकार की हमें प्रैक्टिकल करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए भी मेंडल ने उसको चुना। कह रहा है नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए। तो नर और मादा फूल मेंडल को एक ही पौधे में मिल गए, इस वजह से मेंडल को ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अब आगे देखिए, कह रहा है यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। जो ये पौधा था, ये जो इनहेरिटेंस की दृष्टि से देखा जाए, आनुवांशिक दृष्टि से देखा जाए, जेनेटिकली देखा जाए तो शुद्ध था और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें शुद्धता बनी रही, क्योंकि स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, इसलिए इसमें शुद्धता बरकरार रही, दूसरे पौधे के लक्षण इसमें नहीं आ पाए। कह रहा है इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। तो इस पेड़ में एक खूबी और है कि एक ही पीढ़ी में यानी एक ही बार में बहुत सारे बीज उत्पन्न हो जाते हैं। इस वजह से फ़ायदा ये निकला कि बहुत सारे बीजों को लेकर के अलग अलग तरीके से हम लोग
प्रैक्टिकल कर सकते थे और उस प्रैक्टिकल के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते थे। ये भी हमें फ़ायदा मिला। तो कुल मिलाकर के मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो 6 पॉइंट में हमने सारी बातों को समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, प्रभाविता और अप्रभाविता, यानी डोमिनेंस और रिसेसिव, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए क्रम से है, का खा गा 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है एक ही क्वेश्चन के, तो हम इनको क्रम से करते चलेंगे। तो सबसे पहले प्रभाविता और अप्रभाविता, इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे डोमिनेंस और रिसेसिव, ये कैरेक्टर बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है डोमिनेंस और रिसेसिव, यानी प्रभाविता और अप्रभाविता। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रभाविता के बारे में कह रहा है, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। यानी जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में हमारा कैपिटल टी वाला अपने लक्षण प्रकट करता है क्योंकि ये प्रभावी है। और कैपिटल टी होगा तब भी कैपिटल टी के लक्षण ही प्रकट होंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी स्मॉल टी अपने लक्षण नहीं प्रकट करेगा, कैपिटल टी ही अपने लक्षण प्रकट करेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। यानी कैपिटल टी अगर पौधे के लंबे होने का कारक है तो लंबा ही पौधा होगा। स्मॉल टी बौने पौधे होने का कारक है तो स्मॉल टी की वजह से पौधा बौना नहीं होगा। ये चीज़ हमें समझना। अब देखिए अप्रभाविता यानी रिसेसिव के बारे में हम देखें तो कह रहा है इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो स्मॉल टी अपने लक्षण प्रकट नहीं करेगा क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पर विद्यमान है। स्मॉल टी तभी अपने लक्षण प्रकट करेगा जब दोनों स्मॉल टी होंगे, यानी किसी एक कैपिटल टी के होने पर अपने लक्षण प्रकट नहीं करेगा। बहुत बार एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला बिंदु देखने को आता है, तो कह रहा है एक संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यायी गुणों के युग्म में दिखाई देती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगली पीढ़ी में मान लीजिए कि कोई कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इस प्रकार से हमने बनाया था कि पहली पीढ़ी में शुद्ध है तो कैपिटल टी होगा, और एक पौधा शुद्ध बौना है तो स्मॉल टी होगा। तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का अगर हम क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो सब में देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है, चूँकि कैपिटल टी साथ में है इसलिए पौधा टाल होगा यानी लंबा होगा। तो जाहिर सी बात है, वही कह रहा है कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। यानी यहाँ पर देखिए एक ही कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, फिर भी जो है ये लक्षण कैपिटल टी वाला यानी लंबापन का दिखाई देगा, क्योंकि लंबा पल का लक्षण प्रभावी है, डोमिनेंट है। और देखिए अप्रभाविता में क्या कह रहा है, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यायी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है। तो देखिए स्मॉल टी तो है लेकिन दिखाई नहीं देगा, प्रकट नहीं होगा, यानी बौना पौधा नहीं बनेगा, लंबा पौधा ही बनेगा। तो स्मॉल टी जीन में एक एलील तो है लेकिन ये अपने गुण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं करेगा, यानी सारे पौधे लंबे होंगे, बौना पौधा नहीं होगा। ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे हमको बताना है समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी में अंतर, यानी
होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में अंतर। अंग्रेजी में इसे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बोलेंगे, इस बात को समझना है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समयुग्मनजी यानी होमोजाइगस यानी समान प्रकार के युग्मनज। तो इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो दोनों एक ही तरह के हैं। अगर एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी है, अगर एक स्मॉल टी है तो दूसरा भी स्मॉल टी है। तो इन्हें होमोजाइगस या समयुग्मनजी बोलेंगे। विषमयुग्मनजी में क्या है, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये विषम है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, यानी दोनों में समानता नहीं है, इसलिए ये विषम युग्मनजी यानी हेटेरोजाइगस। अब समयुग्मनजी में क्या कर रहा है, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो युग्मक यानी गैमीट होते हैं, तो जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ये जो है 2n है, द्विगुणित है। अब जब गैमीट बनता है तो यन हो जाता है, यानी कैपिटल टी हेप्लॉयड हो जाएंगे अगुणित, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे यन हो जाएंगे, क्योंकि गैमीट में अगुणित संख्या यानी हेप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम का। तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल टी दोनों में है, तो समान प्रकार के गैमीट या युग्मक बनते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी विषम युग्मनजी की, तो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जब अलग होंगे, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग प्रकार के युग्मक होंगे, इसीलिए अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, ऐसा लिखा है। अगला पॉइंट तीसरा कह रहा है कि इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होती है। तो देखिए, चूंकि प्योर फॉर्म है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर फॉर्म है, इसलिए इनकी जो संतान होगी वो अपने माता पिता के समान ही जीन वाली और समान ही लक्षण वाली होगी। जाहिर सी बात है कि अगर जीन समान होगा तो लक्षण भी समान होंगे, क्योंकि जीन में ही लक्षण छुपे रहते हैं। इसमें कह रहा है इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। अब इसमें देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जाहिर सी बात है कि गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, तो लंबेपन का और बौनेपन का दोनों जीन होंगे। अगर मटर के पौधे की बात की जाए तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी यानी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, एक संकर और द्विसंकर में अंतर, यानी मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में अंतर। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या अंतर है, ये हमको बताना है। तो देखिए, एक संकर, जाहिर सी बात है कि जो संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है, उसमें हम एक लक्षण को ध्यान में रखेंगे, जैसे पौधे के लंबा या बौना यानी लंबाई से संबंधित है, तो एक ही लक्षण है, तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। लेकिन अगर पौधे की लंबाई और इसके साथ साथ फूल का कलर भी जोड़ लें तो दो लक्षण हो गए, तो इसे द्विसंकर बोलेंगे, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो देखिए, लिखा है कि एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे लक्षण क्या है, लंबाई, तो लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, तो लंबाई के दो लक्षण आ गए, लंबा और बौना, इसलिए एक संकर क्रॉस है। यहाँ पे कह रहा है दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, यानी दो अलग अलग प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे लंबाई के साथ साथ फूल का रंग ले लें, कलर ले लें फ्लावर का, तो इस प्रकार से दो रंग हो जाएंगे, तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मनजी हो। तो एक ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर, यानी एक ही जीन पर दो अलग अलग एलील हो, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बात कह रहा है।
इसमें क्या कह रहा है, ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, यानी दो अलग अलग जीन पर अलग अलग होंगे। जाहिर सी बात है कि एक लंबाई के लिए है और एक फूल के रंग के लिए है, तो दोनों अलग अलग लक्षण हो गए, तो अलग अलग जीन पे होंगे। तो ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, इसमें क्या है, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्म जीव हो, यानी भिन्न भिन्न हो। तो बात समझ में आ गई कि एक लक्षण है तो एक जीन की बात करेंगे, और दो लक्षणों को लिया जा रहा है तो दो जीन की बात करेंगे, या दो जीन में अलग अलग स्थल की बात करेंगे। और इसमें एक जीन में स्थल की बात करेंगे, यानी जीन में कहाँ स्थित है, गुण लक्षण के कारक, उसकी बात हम लोग करेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है। जाहिर सी बात है, एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया गया तो मोनोहाइब्रिड, तो एक ही लक्षण में भिन्न होता है। इसमें दो लक्षणों में भिन्न होता है, क्योंकि दो लक्षणों को ध्यान में रख करके हमने स्टडी की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कह रहा है कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी यानी हेट्रोजाइगस है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस। डिप्लॉयड का मतलब टूयन है, और वो हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मनजी है, अलग अलग प्रकार के उसमें जीन पाए जा रहे हैं। फॉर 4 लोकाई, 4 जगह स्थित है। तो कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस, तो कितने प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। देखिए इंग्लिश वाली बुक में 6 स्थलों के लिए लिखा है, और हिंदी वाली में, इंग्लिश वाली में 4 स्थलों के लिए लिखा है। तो दोनों को अलग अलग प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी है, यानी 6 लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस है, अर्थात किसी त्रिशंकर यानी ट्राई हाइब्रिड में तुलनात्मक लक्षणों के 3 जोड़े जीन या कारक होते हैं। तो 6 स्थल है, तो 6 स्थल का मतलब चूँकि द्विगुणित है यानी डिप्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 6 स्थल है, तो अगर उनका जोड़ा बनाया जाएगा तो 3 बनेंगे, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात हम लोग सोच पाएंगे, क्योंकि 6 स्थल है और द्विगुणित है यानी डिप्लॉयड है। तो 6 के अगर 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो 3 बनेंगे, तो ट्राई हाइब्रिड की से तुलनात्मक लक्षणों के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो जोड़े 3 जोड़े जीन के कारक होंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन यानी सेग्रीगेशन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पढ़ा था, स्वतंत्र अभिविभजन का नियम, यानी प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र है, जिधर चाहे उधर जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। तो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन यानी जो सेग्रीगेशन है, अलगाव है, संयोजन से जो अलग हो रहे हैं, तो दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। यानी एक जोड़ा अपने हिसाब से अलग होगा तो दूसरा जोड़ा अपने हिसाब से अलग होगा, पहले के हिसाब से नहीं अलग होगा, वो अपने अपने लिए स्वतंत्र है। जैसे किसी कोचिंग में बच्चे हैं तो कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है, कोई दूसरा, ऐसा नहीं है कि दूसरे के बात से वो दूसरा मेडिकल कॉलेज ले ले। वो अपने दिमाग से सोच के जहाँ जैसा करना होगा वो अपना काम करेगा। तो इसीलिए एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र है। चूँकि हेट्रोजाइगस है यानी विषम युग्मनजी है, तो वही कह रहा है कि प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। तो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी होगा। तो जाहिर सी बात है कि ट्राई हाइब्रिड है और 2-2 के जोड़े हैं, और जब ये अलग होंगे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 3 जोड़े हैं तो फिर 6 जगह जाएंगे। तो इसीलिए 6 स्थलों के लिए ये विषम युग्मनजी हो जाएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस है।
जैसे बताया जा रहा है, जैसे लंबे पीले तथा गोल बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण। तो लंबे बीज, इसमें लंबा है पौधा तो 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी। पीले तथा गोल बीज, तो पीला रंग अलग हो गया तथा गोल रंग, गोल मतलब आकार अलग हो गया, तो 3 लक्षण हो गया। लंबापन का लक्षण, पीले यानी कलर का लक्षण, और गोल यानी आकार का लक्षण। तो बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण नाटे हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों से कराने पर। अब देखिए, नाटा, लंबा का उल्टा नाटा, पीले का उल्टा हरा और गोल का उल्टा झुर्रीदार। उल्टा का मतलब इनके मिलते जुलते लक्षण जो एक साथ चलते हैं वो बात हो रही है। तो जब हम लंबे पीले गोल बीज वाले शुद्ध जनकों को नाटे हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से संकरण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे गोल और पीले बीज वाले पौधों की विषम युग्मजी जीन संरचना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे एक लक्षण को ध्यान में रखते थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हमने कराया था। तो पहली पीढ़ी F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी चारों खानों में आया था। तो कैपिटल टी चूंकि प्रभावी है तो स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया तो पौधा लंबा हुआ था। तो इसी प्रकार से पीला प्रभावी लक्षण है तो हरे को नहीं महत्व देगा तो पीला हो जाएगा पौधा। इसी प्रकार गोल हमारा प्रभावी है तो झुर्रीदार नहीं हो पाएगा। तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे पीले और गोल बीज वाले उत्पन्न होंगे और उनका हेट्रोजाइगस जीन संरचना क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पीला कलर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं, आर ये रिंकल्ड है आकार यानी गोल बीज हो जाएगा और वाई मतलब येलो, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो हरा नहीं होगा पीला हो जाएगा क्योंकि पीला प्रभावी है। तो इससे 8 प्रकार के युग्मक टी आर वाई 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 बनते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोग बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम टी टी आर आर वाई वाई जो लिखा गया है इनसे 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे कैपिटल टी है तो इसके साथ कैपिटल आर चला जाएगा, कैपिटल वाई तो टी आर वाई हो गया, फिर कैपिटल टी है कैपिटल आर है स्मॉल वाई चला गया तो टी आर वाई हो जाएगा। इसी प्रकार के बदल बदल के हम लिखेंगे तो 8 प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप लिख करके देखिए तो 8 प्रकार के यहाँ पर युग्मक बन सकते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोग बनाते हैं। तो ये स्वतंत्र होकर के अलग अलग जाएंगे। फिर इनसे ये देखिए इनसे 8 प्रकार के युग्मक नहीं जाइगोट लिखना चाहिए, युग्मनज जाइगोट बनते हैं। युग्मक तो हैप्लॉयड होता है अगुणित होता है तो एक ही जाएगा। तो हिंदी वाली बुक में देखिए थोड़ा सा गलतियां हैं, इनको समझ के हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, कह रहा है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, मेंडल ने जो बताया था उसमें ये था कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे को और शुद्ध बौने पौधे को लेते हैं और उनके बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे लंबे होते हैं, जबकि उनका जीनोटाइप जो होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है तो एक जीन एक एलील लंबेपन का एक बौनेपन का, लेकिन सारे पौधे लंबे हुए। तो जाहिर सी बात है कि लंबापन जो है हमारा प्रभावी है, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि एक ही लक्षण के लिए विपर्यायी पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। तो एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक संकर क्रॉस कहते हैं,
जैसे मटर के पौधे कैपिटल टी व बौने स्मॉल टी पौधे के मध्य क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मनजी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। हेटेरोजाइगस होते हैं। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक टी कैपिटल टी बौनेपन के कारक हैं पर प्रभावी होता है। बौनेपन के कारक पर प्रभावी होता है गलत लिखा है, तो इसीलिए सारे लंबे। कारक अप्रभावी होता है अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होता है लेकिन पौधे सारे लंबे होते हैं क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, वो स्मॉल टी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लंबा और बौना दोनों प्रकार के जीन हैं लेकिन फिर भी पौधा लंबा है, तो इसका मतलब है कि बौनेपन के जीन का प्रभाव नहीं है। इसका मतलब कि लंबेपन का जो जीन है वो अपने लक्षण प्रकट किया यानी अपना प्रभाव दिखाया, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए फिगर बनाया गया है, ये लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा तो कैपिटल टी है, शुद्ध बौना तो स्मॉल टी है। इन्हें जनक यानी पेरेंटल पौधे कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनके जो गैमीट बनेंगे तो कैपिटल टी, इसके गैमीट बनेंगे तो स्मॉल टी। अब इनके दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी इस स्मॉल टी के बीच तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के बीच तो कैपिटल टी स्मॉल टी। कुल मिला के F1 पीढ़ी में सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा हमने फिगर बना करके बताया था। तो ये स्थिति जब हो गई तो कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे होंगे। तो देखिए नीचे लिखा है सभी लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है, इसीलिए सारे पौधों को लंबा कर दिए अपने प्रभाव की वजह से, क्योंकि कैपिटल टी पौधे के लंबे करने का लक्षण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कह रहा है परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ का परीक्षण करें तो उस हिसाब में हमें संकरण का मतलब बताना है और उसको हम लोग करके बताना है। तो परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। संकरण मतलब क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर बना के बताएंगे। तो F1 जीव तथा समयुग्मनजी अप्रभावी यानी होमोजाइगस रिसेसिव लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ यानी संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। तो परीक्षार्थ यानी परीक्षा यानी टेस्ट, जैसे टेस्ट पेपर बनाते हैं परीक्षार्थियों के लिए, इसीलिए अगर हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं यानी स्मॉल टी, हम कैपिटल टी क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला पौधा भी लंबा होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा भी लंबा होता है। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये शुद्ध है? नहीं पहचान सकते, इसलिए उसको नहीं लेते। इसलिए हम स्मॉल टी लेते हैं क्योंकि स्मॉल टी और स्मॉल टी का मतलब है कि 100% पौधा बौना ही होगा। तो चूँकि इसमें हमें शुद्धता के बारे में पता है इसीलिए इसको लिया जाता है। तो F1 जीव तथा समयुग्मनजी अप्रभावी यानी होमोजाइगस रिसेसिव लक्षण वाले जीव के मध्य क्रॉस कराया गया संकरण टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें पता लगाना है। तो जैसे कैपिटल टी है या होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमो का मतलब एक ही प्रकार के हैं, कैपिटल टी है, कैपिटल टी लक्षण प्रभावी या डोमिनेंट है, इसलिए होमोजाइगस डोमिनेंट कहा गया। होमोजाइगस मतलब दोनों एक ही तरह के हैं,
यहाँ पर देखिए स्मॉल टी दोनों एक ही तरह के हैं तो होमोजाइगस, और चूंकि बौनेपन के लक्षण हैं ये कैपिटल टी होने पर प्रकट नहीं होते, इसलिए रिसेसिव यानी अप्रभावी हो गए। तो ये पेरेंट हो गए। कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है, इनके बीच क्रॉस कराया गया तो एक तरफ कैपिटल टी रखा गया। ये पौधा हमारा मादा होगा इसलिए 0 बना के प्लस लिखा गया। स्मॉल टी ये पौधा हमारा नर होगा या फूल नर होगा, इसलिए गोला बना के तीर लगाया गया। अब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया निकल के। अब सारे पौधे इसमें लंबे हो जाएंगे। अब देखिए अगर हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आए तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। हेट्रो मतलब विभिन्न प्रकार के, तो एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है, इसलिए इसे हेट्रोजाइगस बोला जा रहा है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब ये होमोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से स्मॉल टी का। अब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ स्मॉल टी। अब इनमें क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक पौधा दो पौधे लंबे होंगे और 2 पौधे बौने होंगे। ये F1 जनरेशन होगी। ये गैमीट है हमारे, तो 50% लंबे पौधे होंगे, 50% बौने पौधे होंगे, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले लंबे होंगे। कैपिटल टी हमारा प्रभावी यानी डोमिनेंट है, तो स्मॉल टी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा। तो यहाँ पर 50% यानी कैपिटल टी वाले लंबे होंगे, स्मॉल टी वाले बौने होंगे। तो वही लिखा है 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे। तो जब हम किसी पौधे में जो रिसेसिव होता है यानी होमोजाइगस रिसेसिव, इसका क्रॉस किसी से कराते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी हम परीक्षण करना चाहते हैं कि पौधे में जो दूसरा है वो किस प्रकार का है, तो परीक्षण चूंकि करना चाहते हैं इसलिए इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखिए इसमें चूंकि सारे पौधे लंबे हो गए इसलिए हमें पता चल गया कि ये कैपिटल टी रहा होगा, क्योंकि स्मॉल टी से क्रॉस कराने पर सारे पौधे लंबे तभी हो सकते हैं जब सब जगह कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हो। अगर एक भी बौना हो जाता तो स्मॉल टी होता तभी बौना होता, तो पता चल जाता कि ये स्मॉल टी वाला है। अब देखिए आगे इसी प्रकार से इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल टी। अब ये जो क्रॉस कराया गया तो इसमें देखिए स्मॉल टी भी आ गया, यानी पौधे बौने हो गए। तो पता चल गया कि शुद्ध कैपिटल टी वाला नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। परीक्षण कर लिया हमने, पता लगा लिया, टेस्ट कर लिया, इसीलिए इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पता चल गया कि कैपिटल टी वाला नहीं है, नहीं सारे पौधे लंबे होते, और स्मॉल टी वाला भी नहीं है, क्योंकि सब जगह स्मॉल टी होता तो सारे पौधे बौने होते। तो इसका मतलब न कैपिटल टी वाला है न स्मॉल टी वाला है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों वाला है, क्योंकि 50% पौधे लंबे हैं, 50% पौधे बौने हैं। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।